आज के समय में ना एक अजीब सी विडंबना है। हम मंगल ग्रह पर रोवर भेज रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए कविताएं लिख रहा है। बिल्कुल, तकनीक तो बहुत आगे है। हाँ, और हमारी जेब में रखे एक छोटे से डिवाइस में ना दुनिया भर की जानकारी मौजूद है। अगर हम बाहरी तौर पर देखें तो इंसान ने जितनी तरक्की पिछले 100 सालों में की है उतनी शायद पिछले 1000 सालों में नहीं की। लेकिन फिर भी जब हम अपने आसपास देखते हैं तो समाज पहले से कहीं ज्यादा बटा हुआ लगता है। हाँ, सही कह रही हैं। लोग एक दूसरे से कटे हुए महसूस करते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे हमने इमारतें तो बहुत ऊंची बना ली हैं, लेकिन उन इमारतों में रहने वालों के बीच की जमीन खिसकती जा रही है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। देखिए, हम अक्सर तकनीकी और भौतिक विकास को ही ना अपनी पूरी पहचान मान लेने की भूल कर बैठते हैं। हाँ बिल्कुल। असल में कौन है? लेकिन सच तो ये है कि ये सब केवल एक बाहरी ढांचा है। और यहीं पर आज की हमारी इस गहन चर्चा की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आज हम स्रोतों के एक बहुत ही शानदार संकलन का विश्लेषण कर रहे हैं, जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि असल में हमारा आधार क्या है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास प्रियांशु कुमार द्वारा लिखा गया एक बहुत ही विस्तृत शोध पत्र है, और इस जटिल विषय को समझने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन इन्फोग्राफिक भी है। वाकई वो बहुत मददगार है। हाँ, और इस इन्फोग्राफिक को ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के पवन ठाकुर द्वारा कलेक्ट, क्रिएट और प्रेजेंट किया गया है। हाँ, ये दोनों ही स्रोत राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की महान कृति संस्कृति के 4 अध्याय की गहराइयों को खंगालते हैं। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इतिहास की कोई टाइमलाइन रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उस गहरी खाई को समझना है जो संस्कृति और सभ्यता के बीच मौजूद है, और ये डिकोड करना है कि भारतीय समाज किन 4 विकासवादी चरणों से गुजरकर यहाँ तक पहुंचा है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, अगर हम प्रियांशु कुमार के शोध पत्र और पवन ठाकुर द्वारा प्रेजेंट किए गए उस इन्फोग्राफिक को एक साथ रखकर देखें तो ये केवल इतिहास की किसी किताब का सारांश नहीं है। तो फिर ये क्या है? मतलब ये मानव चेतना के विकास का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। ये हमें बताता है कि कैसे अलग अलग विचारों की आपस में टक्कर हुई, कैसे उन्होंने एक दूसरे से समझौता किया और कैसे एक साझा पहचान का जन्म हुआ। तो इतिहास के उन 4 अध्यायों में जाने से पहले ना हमें उस सबसे बड़ी उलझन को सुलझाना होगा जो अक्सर लोगों के दिमाग में होती है। संस्कृति और सभ्यता वाली उलझन। एकदम सही। हम संस्कृति और सभ्यता इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे ये एक ही चीज हो। जो कि वो है नहीं। बिल्कुल नहीं। इन्फोग्राफिक में इस अंतर को बहुत ही शानदार तरीके से विजुलाइज किया गया है। एक तरफ संस्कृति को एक विशाल हरे भरे पेड़ के रूप में दिखाया गया है, जिसकी जड़ें जमीन के बहुत नीचे तक गई हैं। पेड़ की छांव में लोग बैठे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ये दृश्य ना बहुत ही शांत और स्वाभाविक लगता है। और इसके ठीक विपरीत अगर हम देखें तो सभ्यता को भारी मशीनों, घूमते हुए गियर, लोहे के पुलों और कांच की गगनचुंबी इमारतों के रूप में दर्शाया गया है। हाँ, मशीनें और गियर। हाँ, दिनकर ने इस अंतर को एक बहुत ही स्पष्ट परिभाषा दी है। वो कहते हैं कि सभ्यता का कार्य हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाना है, जबकि संस्कृति का उद्देश्य हमारे जीवन को सार्थक बनाना है। सुविधा और सार्थकता, वाकई ये फर्क बहुत गहरा है। बिल्कुल। देखिए, सभ्यता वो है जो हम बनाते हैं, ये बाहरी है, जैसे हमारे घर, हमारी गाड़ियां, हमारे नियम कानून और यहाँ तक कि हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं भी सभ्यता का हिस्सा हैं। मतलब ये वो सब कुछ है जिसे छुआ जा सकता है या जिसका भौतिक अस्तित्व है। अच्छा। लेकिन संस्कृति वो है जो हम हैं। संस्कृति हमारी आत्मा है, ये हमारे नैतिक मूल्य हैं, हमारे सोचने का तरीका है, कला है और हमारा आंतरिक विकास है। अगर मैं इसे आज के तकनीकी दौर के एक उदाहरण से समझूं, तो सभ्यता एकदम लेटेस्ट स्मार्टफोन के हार्डवेयर की तरह है। अच्छा उदाहरण है ना? उसकी स्क्रीन बहुत चमकदार है, प्रोसेसर बहुत तेज है, कैमरा बेहतरीन है। ये हार्डवेयर जीवन को आसान बनाता है। लेकिन संस्कृति उस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम या कह ले सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल सटीक। वो सॉफ्टवेयर ही ये तय करेगा कि उस दमदार कैमरे और प्रोसेसर का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा। क्या उसका इस्तेमाल कुछ नया और रचनात्मक बनाने के लिए होगा या फिर महज नफरत फैलाने वाले मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए? सही बात है। बिना सही सॉफ्टवेयर के दुनिया का सबसे महंगा हार्डवेयर भी बस धातु और कांच का एक मृत टुकड़ा है।
यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिनकर केवल इन दोनों के बीच का अंतर नहीं बता रहे हैं, बल्कि वो एक चेतावनी भी दे रहे हैं। कैसी चेतावनी? उस इन्फोग्राफिक में एक तराजू का चित्र बना है जो दोनों के बीच संतुलन का प्रतीक है। दिनकर स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि अगर सभ्यता यानी हमारा भौतिक विकास संस्कृति पर हावी हो जाए तो समाज अपनी जड़ों से कट सकता है। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगी, या कम से कम एक सवाल उठाना चाहूंगी। हाँ, बताइए। क्या सभ्यता का काम ही हमें आगे बढ़ाना नहीं है? मतलब अगर हम सिर्फ संस्कृति यानी उसी पेड़ की जड़ों के पास बैठे रहें तो हम नई खोजें कैसे करेंगे? क्या सभ्यता का हावी होना तरक्की की निशानी नहीं है? तरक्की जरूरी है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन दिनकर जिस खतरे की बात कर रहे हैं वो है असंतुलन। असंतुलन? हाँ, जब समाज बहुत तेजी से इमारतें बनाता है लेकिन ये भूल जाता है कि उन इमारतों में रहने वाले लोग एक दूसरे से कैसे व्यवहार करेंगे, तो क्या होता है? समाज में एक खोखलापन आ जाता है। हाँ, लोग अकेले हो जाते हैं। बिल्कुल। डिप्रेशन, अकेलापन और हिंसा, ये सब तब बढ़ता है जब सभ्यता बहुत तेजी से भागती है और संस्कृति पीछे छूट जाती है। सार्थकता के बिना सिर्फ सुविधा ना अंततः विनाश की ओर ही ले जाती है। ये बहुत ही डराने वाला लेकिन एकदम सच विचार है। मतलब अगर हम सिर्फ गियर और मशीनों पर ध्यान दें और पेड़ की जड़ों को पानी देना भूल जाएं, तो वो हरा भरा पेड़ एक दिन सूख जाएगा। एकदम सही। खैर, अब जब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि संस्कृति समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये सवाल सामने आता है कि भारतीय समाज ने अपना ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे लिखा, उसकी कोडिंग कैसे शुरू हुई। और यहाँ हम दिनकर के बताए पहले चरण की तरफ बढ़ते हैं, आदिम संस्कृति। हाँ, आदिम संस्कृति यानी मनुष्य का शुरुआती दौर। ये वो समय था जब इंसान पूरी तरह से प्रकृति की दया पर निर्भर था। शिकार करना, जंगलों में फल फूल ढूंढना, ये प्रकृति के साथ एक तरह के पूर्ण सद्भाव का यानी हार्मोनी का दौर था। एक मिनट रुकिए। यहाँ पर मुझे एक बड़ा विरोधाभास लगता है। कैसा विरोधाभास? मतलब अगर आदिम युग सिर्फ सर्वाइवल के बारे में था, जहाँ इंसान सिर्फ जंगली जानवरों से बच रहा था और खाने की तलाश में था, तो उसे संस्कृति कैसे कहा जा सकता है? क्या वो महज इंसान की बुनियादी जानवरों वाली वृत्ति या बेसिक इंस्टिंक्ट नहीं थी? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो हमें समझ में आएगा कि संस्कृति की पहली ईंट वहीं रखी गई थी। ये सच है कि शुरुआत केवल जिंदा बचने की थी, लेकिन अगर हम सोचें, एक विशाल और खतरनाक जंगल में एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं है। हाँ, वो तो है। तो उसी सर्वाइवल की जद्दोजहद में मनुष्य ने एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक छलांग लगाई। उसने ये समझा कि अकेले जीने के बजाय अगर लोग समूह में रहें तो बचने की संभावना ज्यादा है। ओहो, मतलब ये सिर्फ शारीरिक जरूरत नहीं थी, बल्कि एक मानसिक बदलाव था। मैं की भावना से हम की भावना तक का सफर। बिल्कुल। कबीलाई जीवन की शुरुआत महज एक भौतिक घटना नहीं थी, वो सह अस्तित्व या कोएग्जिस्टेंस की भावना का जन्म था। साथ मिलकर रहना। हाँ, जब लोग साथ आए तो उन्हें आपस में बात करने की जरूरत पड़ी, जिससे भाषा का विकास हुआ। उन्होंने प्रकृति की उन विशाल शक्तियों को देखा जिन्हें वे समझ नहीं सकते थे। जैसे बारिश या आग। एकदम सही। बारिश, आग, तूफान, और उनके मन में एक आदर और भय का भाव पैदा हुआ। यहीं से प्रतीकात्मक संचार और प्रकृति पूजा की शुरुआत हुई। सामूहिकता और प्रकृति के प्रति सम्मान की यही वो पहली नींव थी जिस पर आगे चलकर भारतीय दर्शन की इमारत खड़ी हुई। वाकई ये नजरिया बदल देने वाली बात है। सर्वाइवल की जरूरत ने समाज के पहले नियम तय किए, और यही सामूहिक चेतना हमें दिनकर के दूसरे अध्याय में ले जाती है, वैदिक संस्कृति। शोध पत्र इस दौर को मूल्यों का स्वर्ण युग कहता है। ये वो समय था जब वेदों और उपनिषदों की रचना हुई। वैदिक काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी काल में समाज ने पहली बार एक व्यवस्थित दार्शनिक आधार प्राप्त किया। अच्छा। उपनिषदों के जरिए इंसान ने पहली बार उन सवालों को गहराई से खोजना शुरू किया जो भौतिक दुनिया से परे थे। जैसे कि हम कौन हैं? हाँ, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, ज्ञान का असली अर्थ क्या है। ये सिर्फ बाहर की दुनिया को जीतने का प्रयास नहीं था, बल्कि योग और ध्यान के जरिए इंसान के भीतर की दुनिया को एक्सप्लोर करने का समय था। इसी काल में समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए। शोध पत्र में आश्रम व्यवस्था का जिक्र है। अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें
तो ये इंसान के जीवन को एक दिशा देने का बहुत ही स्मार्ट तरीका लगता है। बिल्कुल लगता है। आश्रम व्यवस्था का मूल उद्देश्य इंसान की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जरूरतों के बीच संतुलन बनाना था। जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया। ब्रह्मचर्य? हाँ, ब्रह्मचर्य, जहां फोकस सिर्फ सीखने और ज्ञान अर्जित करने पर है। फिर गृहस्थ, जहां व्यक्ति परिवार बनाता है और समाज की आर्थिक जिम्मेदारी उठाता है। वानप्रस्थ, जहां इंसान धीरे धीरे भौतिक चीजों से पीछे हटता है। और संन्यास, जहां वह पूरी तरह से मोह छोड़ देता है। ये समाज में सामंजस्य बनाए रखने का एक बेहतरीन डिजाइन था, ताकि लोग एक ही भूमिका में फंसकर ना रह जाएं, है ना? बिल्कुल। ये डिजाइन कागज पर तो बहुत शानदार लगता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि यही व्यवस्थाएं आगे चलकर समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन गईं। हाँ, दुर्भाग्य से। वर्ण व्यवस्था, जिसका मूल विचार शायद श्रम का विभाजन था, वो एक बेहद कठोर और जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में बदल गई। उसने समाज को बुरी तरह से बांट दिया। और ये किसी भी संस्कृति के विकास का एक कड़वा लेकिन बहुत ही यथार्थवादी सच है। देखिए, जब नियम बहुत लंबे समय तक बिना बदलाव के चलते हैं तो वो रूढ़ियों में बदल जाते हैं। हाँ, वो पत्थर की लकीर बन जाते हैं। बिल्कुल। जिन लोगों के पास ज्ञान या सत्ता होती है, वे अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए सिस्टम को कठोर बना देते हैं। वैदिक काल के अंत तक यही हुआ। कर्मकांड बहुत जटिल हो गए और ज्ञान कुछ ही लोगों के हाथों तक सीमित रह गया। तो अगर हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय हैंग होने लगा था या उसमें बग्स आ गए थे, तो समाज ने इसे कैसे ठीक किया? क्योंकि जो संस्कृति समय के साथ खुद को अपडेट नहीं करती, वो तो इतिहास के पन्नों में ही दफन हो जाती है। और इसी सवाल का जवाब दिनकर का 3रा अध्याय देता है, बौद्ध और जैन संस्कृति। ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा सुधारवादी या रिफॉर्मिस्ट चरण था। अच्छा। जब वैदिक कर्मकांडों का बोझ आम इंसान की कमर तोड़ने लगा और समाज में असमानता बहुत अधिक बढ़ गई, तब इस 3रे चरण ने जन्म लिया। शोध पत्र स्पष्ट रूप से बताता है कि महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर ने उन कठोर नियमों को सीधी चुनौती दी। हाँ, और उनका तरीका बहुत ही क्रांतिकारी था। सबसे बड़ा बदलाव तो भाषा के स्तर पर हुआ। भाषा? कैसे? उस समय तक ज्ञान और धर्म की भाषा केवल संस्कृत थी, जो आम जनता की समझ से बाहर थी। बुद्ध और महावीर ने आम जनमानस की भाषा का इस्तेमाल किया, पाली और प्राकृत। उन्होंने मानो ज्ञान के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी जटिल सॉफ्टवेयर का ओपन सोर्स कोड आम लोगों के लिए पब्लिक कर दिया गया हो। बहुत सही तुलना है। लेकिन उन्होंने किन विचारों पर सबसे ज्यादा जोर दिया? बुद्ध ने करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाया। यहाँ अहिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक चोट न पहुंचाना नहीं था, बल्कि वैचारिक अहिंसा भी थी। वैचारिक अहिंसा मतलब दूसरों के विचारों का सम्मान करना? बिल्कुल। वहीं महावीर ने तप और अपरिग्रह पर जोर दिया। अपरिग्रह, ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब है कि सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना? नहीं, अपरिग्रह का मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है अत्यधिक संचय न करना या चीजों के प्रति आसक्ति न रखना। अच्छा, चीजों को जमा न करना। हाँ, अगर हम इसे आज की भाषा में कहें तो ये मिनिमलिज्म का प्राचीन रूप है। महावीर ये समझा रहे थे कि इंसान को चीजों का मालिक बनना चाहिए, चीजों को अपना मालिक नहीं बनने देना चाहिए। वाकई, ये विचार तो आज के इस अति उपभोक्तावाद या कंज्यूमर कल्चर वाले दौर में सबसे बड़ी जरूरत है, जहां लोग सिर्फ चीजें खरीदने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। सटीक कहा आपने। तो इन सुधारवादी आंदोलनों ने ये सिखाया कि आध्यात्मिकता या मोक्ष पर किसी एक वर्ग का विशेषाधिकार नहीं है। उन्होंने समाज को कहीं अधिक समतावादी यानी एगैलिटेरियन बनाया। हाँ। उन्होंने भारतीय संस्कृति को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसकी उन बीमारियों को दूर किया जो समय के साथ पैदा हो गई थी। ये एक बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर पैच था जिसने सिस्टम को क्रैश होने से बचा लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दुनिया सिकुड़ रही थी और नए विचार सीमाओं को पार कर रहे थे। बिल्कुल। और ये हमें चौथे और अंतिम अध्याय तक लाता है, आधुनिक संस्कृति। यहाँ विषय और भी अधिक रोचक हो जाता है, क्योंकि ये चरण हम सभी से सीधे जुड़ा हुआ है। ये संश्लेषण यानी सिंथेसिस का दौर है। शोध पत्र के अनुसार ये वो समय था जब भारतीय समाज का सीधा सामना पश्चिमी सभ्यता से हुआ। और ये सामना कोई सामान्य बात नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक भूकंप था।
पश्चिमी समाज अपने साथ लोकतंत्र, विज्ञान, तर्कशीलता और व्यक्तिवाद जैसे भारी भरकम आधुनिक विचार लेकर आया। हाँ, लेकिन दिनकर यहाँ एक बहुत ही बारीक रेखा खींचते हैं जिसे समझना आज के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि आधुनिकता का मतलब अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से मिटाकर पश्चिम की अंधी नकल करना नहीं है। मैं यहाँ श्रोताओं की तरफ से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। आज जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम कपड़े पश्चिम के पहनते हैं, भाषा पश्चिम की बोलते हैं, हमारे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पश्चिम से आए हैं, तो क्या वास्तव में पश्चिमीकरण ने हमारी संस्कृति को निगल नहीं लिया है? क्या हम अपनी मौलिकता खो नहीं चुके हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है और इसका जवाब दिनकर के विचारों के मूल में छिपा है। देखिए, दिनकर स्पष्ट करते हैं कि कपड़े पहनना या भाषा बोलना सभ्यता का हिस्सा है, संस्कृति का नहीं। अच्छा। पश्चिमी प्रभाव ने निश्चित रूप से समाज को झकझोरा, लेकिन चुनौती ये नहीं थी कि नए विचार लें या न लें। असली चुनौती ये थी कि क्या समाज अपनी मूल आत्मा को खोए बिना उन नए विचारों को पचा सकता है। जैसे पचाना जरूरी है। हाँ, भारत के पुनर्जागरण काल में जो विचारक हुए, जैसे राजा राममोहन राय, उन्होंने यही किया। उन्होंने पश्चिम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशीलता को अपनाया ताकि वे अपने ही समाज की कुरीतियों जैसे सती प्रथा या छुआछूत को खत्म कर सकें। ये एक अद्भुत नजरिया है। हमने दुनिया भर के विचारों को आत्मसात किया, जैसे समानता और लोकतंत्र के विचार, लेकिन हमने अपना ओरिजिनल सोर्स कोड, जो कि हमारा आध्यात्मिक और सहिष्णु आधार है, उसे डिलीट नहीं किया। और यही सच्ची आधुनिकता है। दिनकर के अनुसार असली आधुनिक व्यक्ति वो नहीं है जो सिर्फ विदेशी ब्रांड पहनता है। तो फिर कौन है? हाँ, असली आधुनिक व्यक्ति वो है जो अपनी परंपराओं को आज के संदर्भ में पुनर्जीवित करता है, जो रूढ़ियों को फेंक देता है, लेकिन मूल ज्ञान को आज की जरूरतों के हिसाब से ढाल लेता है। वाकई, प्रकृति से दर्शन तक, दर्शन से सुधार तक और सुधार से आधुनिक संश्लेषण तक, इन चारों अध्यायों की इतनी गहरी यात्रा के बाद ना एक बहुत बड़ा सवाल सामने आके खड़ा हो जाता है। हाँ, कौन सा सवाल? अगर हमारी संस्कृति इतनी विविध है, इतने सारे अलग अलग प्रभावों, सुधारों और बाहरी विचारों से मिलकर बनी है, तो फिर एक राष्ट्र होने का असली मतलब क्या निकलता है? और यहीं पे दिनकर के चिंतन का सबसे ऊंचा शिखर आता है। जब हम राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? एक भौगोलिक सीमा, एक झंडा, एक भाषा या कोई राजनीतिक सत्ता। बिल्कुल। लेकिन दिनकर इस धारणा को बहुत ही स्पष्ट तरीके से खारिज कर देते हैं। हाँ, शोध पत्र में दिनकर का एक बहुत ही शक्तिशाली उद्धरण है। वे कहते हैं, राष्ट्रीयता का आधार संस्कृति है और संस्कृति का आधार समाज के सह अस्तित्व की भावना है। दिनकर ये समझाना चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीयता की जड़ें किसी एक रूपता या यूनिफॉर्मिटी में नहीं है। मतलब सबको एक जैसा नहीं होना है। एकदम सही। ये एक ऐसी राष्ट्रीयता है जो ये नहीं कहती कि सबको एक ही रंग में रंगा होना चाहिए या सबको एक ही तरह से सोचना चाहिए। इसकी जड़ें उस सांस्कृतिक बहुलता या डाइवर्सिटी में है जो समाज ने हजारों सालों के सफर में हासिल की है। साहित्य ने इस भावना को लोगों के दिलों तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बिल्कुल निभाई है। पवन ठाकुर द्वारा प्रस्तुत इन्फोग्राफिक और प्रियांशु कुमार के शोध पत्र, दोनों में ही दिनकर की प्रसिद्ध कविता हिमालय का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। हाँ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब वो कविता लिखी गई थी, तब दिनकर महज बर्फ के एक पहाड़ की सुंदरता का वर्णन नहीं कर रहे थे। तो वो किसका प्रतीक था? हिमालय उस कविता में भारत की स्थिरता, उसके सांस्कृतिक गौरव और उसकी असीम सहन शक्ति का प्रतीक था। जब देश बटा हुआ और कमजोर महसूस कर रहा था, तब उस कविता ने लोगों को उनकी उस गहरी सांस्कृतिक नींव की याद दिलाई जिसे कोई भी बाहरी सत्ता आसानी से तोड़ नहीं सकती थी। तो इस सब का अर्थ क्या है? आज के समय में जब हम सोशल मीडिया के इको चेम्बर्स में कैद हैं, जहां लोग केवल उन्हीं की बात सुनना पसंद करते हैं जो उनके जैसी सोच रखते हैं, जहां सांप्रदायिकता और विचारों का टकराव हर दिन बढ़ रहा है। हाँ, ये आज की कड़वी सच्चाई है। तो क्या दिनकर का ये सह अस्तित्व का विचार आज भी लागू हो सकता है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है और मैं कहूंगा बिल्कुल लागू हो सकता है, और शायद आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कैसे? देखिए, यदि कोई समाज समन्वय या सिंथेसिस की अपनी क्षमता खो देता है तो वो भीतर से टूटने लगता है। एक कमजोर संस्कृति हमेशा बाहरी विचारों से डरती है, वो अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है। हाँ, वो इनसिक्योर हो जाती है। हाँ,
लेकिन एक मजबूत और गहरी संस्कृति बाहरी विचारों को अपनाकर खुद को और अधिक विशाल बना लेती है। मतलब एक मजबूत राष्ट्र की असली पहचान ये नहीं है कि वो कितनी सख्ती से बाहरी प्रभावों को रोकता है, बल्कि ये है कि वो कितनी आसानी से और कितनी खूबसूरती से विभिन्न विचारों को एक सूत्र में बांध लेता है। ठीक, यही दिनकर का संदेश है। हमारी असली ताकत हमारी विविधताओं को मिटाकर एक जैसी भीड़ बनाने में नहीं है, बल्कि उन विविधताओं का सम्मान करते हुए साथ चलने में है। ये चर्चा वास्तव में हमें सोचने के एक बिल्कुल नए धरातल पर ले जाती है। आज हमने देखा कि कैसे संस्कृति वो आंतरिक सॉफ्टवेयर है जो जीवन को सार्थकता देता है, जबकि सभ्यता वो बाहरी हार्डवेयर है जो जीवन को सुविधाजनक बनाता है। हाँ, और हमने आदिम युग के उस कबीलाई डर से उपजी सह अस्तित्व की भावना को देखा, जो आगे चलकर वैदिक काल के गहरे दर्शन में बदल गई। हमने ये भी देखा कि कैसे बौद्ध और जैन सुधारों ने आम भाषा और अपरिग्रह के जरिए समाज को कठोर होने से बचाया, और अंत में कैसे आधुनिक युग ने पश्चिम के विज्ञान को अपनाते हुए भी अपनी मूल भारतीय आत्मा को जिंदा रखा। और इन चारों चरणों ने मिलकर एक ऐसी राष्ट्रीयता का निर्माण किया जो नक्शे पर खींची गई किसी लकीर से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में मौजूद सहिष्णुता और एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की गहरी भावना से परिभाषित होती है। बिल्कुल। प्रियांशु कुमार का ये शोध पत्र और ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के पवन ठाकुर का वो इन्फोग्राफिक, ये महज इतिहास का विश्लेषण नहीं है, ये आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप है। सही कहा। दिनकर के अनुसार संस्कृति वो जड़ है और सभ्यता उस पेड़ की शाखा। आज के दौर में जब हर दिन नई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और एक अनंत डिजिटल दुनिया यानी सभ्यता के नए और बेहद भारी गियर लगातार विस्तार कर रहे हैं, तो हम सबके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छूट जाता है। हाँ। क्या इस भारी भरकम, तेज रफ्तार और कई बार संवेदनहीन सभ्यता का वजन उठाने के लिए हमारी सह अस्तित्व और करुणारूपी संस्कृति की जड़ें पर्याप्त गहरी हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि मशीनों के इस शोर और स्क्रीन्स की चकाचौंध में जमीन के नीचे पेड़ की वे खामोश जड़ें धीरे धीरे सूख रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर आधुनिक इंसान को जरूर विचार करना चाहिए।